नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। हम आज बात करेंगे हिंदी के चैप्टर हिंदी वर्णमाला, जहाँ से हमारी हिंदी की अच्छी सी शुरुआत होती है, उसकी हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे। सिर्फ एक वीडियो में हम पूरा वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वर्णमाला को। सबसे पहले हम वर्ण की बात करेंगे। वर्ण है क्या चीज़? तो वर्ण हमारा है बोल चाल की वह ध्वनि, बोल चाल की वह ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सकें, जिसके खंड ना किए जा सकें वह हमारी वर्ण कहलाता है। इसको हम अखंडित ध्वनि भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अखंडित ध्वनि भी कह सकते हैं। तो बोल चाल की वह ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सकें अर्थात अखंडित ध्वनि हमारा वर्ण कहलाता है। दोस्तों अब हम आते हैं वर्ण के भेद की ओर। तो वर्ण के भेद दो होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है स्वर, जिसको हम अच भी कहते हैं, और दूसरा होता है हल या व्यंजन, जिसको व्यंजन या हल कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर की तरफ। स्वर को देखते हैं दोस्तों। स्वर कहता है वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या हमारी दोस्तों पूछी जाती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 हम लोग जानते हैं दोस्तों। ये लिखे हुए स्वरों की संख्या 11 और ये 11 स्वर होते हैं दोस्तों। और इसी में अगर पूछ ले हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? मात्राओं की संख्या हमारी 10 होगी, एक कम, क्योंकि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती दोस्तों। तो ये हमारी हो जाएगी मात्राओं की संख्या 10। ये हमारे 11 स्वर और मात्राओं की संख्या 10। स्वर के भेद की बात करते हैं तो स्वर के भेद हमारे 3 होते हैं दोस्तों। स्वर के भेद 3 होते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले भेद से, हस्व स्वर, जिसको कहते हैं हस्व स्वर या एकमात्रिक या मूल स्वर भी इन्हीं को कहते हैं। तो इनको ऐसे समझेंगे दोस्तों, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, यानी सबसे कम समय इसी स्वर को बोलने में या उच्चारण करने में लगता है। तो वो हमारे होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये हमारे 4 होते हैं दोस्तों। हस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, हो गए। आते हैं हम दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर हमारे होते हैं ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय या 2 मात्रा या कह लें या मूल स्वर का 2 गुना समय लगे, ऐसे स्वर हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या हमारी 7 होती है दोस्तों। बाकी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये हमारे 7 दीर्घ स्वर होते हैं। अब आते हैं तीसरा जो है हमारे प्लुत स्वर। ये तीसरे भेद में आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर आते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, अर्थात जो मूल स्वर थे हमारे उनसे 3 गुना समय लगता है, तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग बोलने में किया जाता है। इसका प्रयोग हम अक्सर बोलने में करते हैं, जैसे ओम बोलते हैं हम लोग, ओम, तो उसमें प्लुत स्वर का यूज होता है। जो 3 की तरह बना हुआ होता है वो हमारा प्लुत स्वर ही है। ओम, यू, आऊ, इनको हम लोग इस तरह से प्लुत स्वर को बोलते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम संयुक्त स्वर की ओर। ये थोड़ा अलग है संयुक्त स्वर उनसे स्वरों से। तो 2 असमान स्वरों के योग से संयुक्त स्वर बनता है। क्या दोस्तों? 2 असमान स्वरों के योग से संयुक्त स्वर बनता है। असमान स्वर होंगे उनका योग करा देंगे तो संयुक्त स्वर बन जाएगा। जैसे आ और छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए बनाते हैं, ये हमारा ए हमारा संयुक्त स्वर हो गया। ऐसे ये हो गया आय बनाया तो ये भी संयुक्त स्वर हो गया। छोटा ओ आ और बड़ा छोटा ऊ मिलके ओ बनाया, ये हमारा संयुक्त स्वर हो गया। ऐसे ये भी संयुक्त स्वर हो गए। मतलब असमान स्वर कोई 2 मिला देंगे, उनसे जो निर्माण होगा वो हमारा संयुक्त स्वर बनेगा। इसको और एक चीज़ मेन पॉइंट देख लेते हैं इनका, कि अगर हमारा समान स्वरों का योग हो, समान स्वरों का योग हो तो वहाँ दीर्घ स्वर बन जाएगा, और असमान स्वरों का योग होगा तो वहाँ पर संयुक्त स्वर बन जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे पॉइंट। अब आते हैं हम स्वरों के भेद और किसी तरह से। जैसे होठों के अनुसार स्वरों के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 2 हो गए। होठों के अनुसार 2 कौन कौन से? वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। होठों के अनुसार से मतलब क्या दोस्तों? वृत्तमुखी का मतलब जब हम ऐसे स्वरों को बोलें जिनसे हमारे होंठ वृत्त के आकार के हो जाएं तो वृत्तमुखी कहलाते हैं, और जब ना हो तो अवृत्तमुखी कहलाएंगे। वृत्तमुखी हमारे ऊ या हमारे ऊ बोलने में, ओ औ बोलने में हमारा होंठ जो हैं वृत्त के आकार के हो जाते हैं, इसलिए इन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। और आ, ई, ए ये हमारे अवृत्तमुखी होंगे, जिनके होंठ हमारे वृत्त के आकार के नहीं होते बोलने में। तो ये हमारे हो गए होठों के आधार पर। अब आते हैं मुख विवर के आधार पर। मतलब मुख विवर के आधार पर हमारे 4 तरह के होते हैं दोस्तों। याद करेंगे विव्रत। विव्रत हमारा बड़ा आ हो गया, इनको याद करना है दोस्तों। अर्धविव्रत,
अय और औ होते हैं अर्धविवृत। और संवृत की बात करें तो संवृत में हमारा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और इसमें भी अगर संवृत में भी दो पार्ट होते हैं, अग्र संवृत स्वर और पश्च संवृत स्वर। तो अग्र संवृत हमारे पहले के दोनों हो जाएंगे, छोटी ई, बड़ी ई, और बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हमारा पश्च संवृत स्वर हो जाएंगे दोस्तों, ये याद रखेंगे। और अर्ध संवृत हमारा आता है ए और औ, ये दो होते हैं हमारे अर्ध संवृत स्वर होते हैं। तो मुख विवर के आधार पर भी हमने स्वरों के भेद पढ़े दोस्तों। अब आते हैं जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। जिह्वा के मतलब जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पर हम अग्रस्वर पहला होता है। अग्रस्वर मतलब आगे से जो बोले जाएं, जीव के आगे से बोले जाएं, मतलब ई ए, ये हमारे जीव के आगे भाग से बोले जाते हैं, इसलिए अग्रस्वर होते हैं। और मध्य स्वर आ, ये हमारा जीव के मध्य भाग की तरफ से बोला जाए, इसलिए इसे मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर हमारे आ, ऊ, ओ, औ, ये हमारे पश्च स्वर हो गए दोस्तों। तो जिह्वा के आधार पर हमने 3 तरह के स्वर पढ़े, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। इनका डिवाइडेशन देख लिया दोस्तों। अब आएंगे हम व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन क्या कहता है, व्यंजन है क्या चीज़? व्यंजन को हल भी कहते हैं दोस्तों। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर हमारे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो स्वर होते हैं। व्यंजन जो हमें स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या होती है 33 दोस्तों। स्वरों की संख्या हमने हिंदी में 11 पढ़ी और व्यंजनों की संख्या 33। अब भेद और व्यंजन के भेद की बात करें तो व्यंजन के भेद भी मुख्य 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं दोस्तों। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन ये हमारे 25 होते हैं। हमारे का खा गा गा जो है माँ तक है, का से माँ तक, ये 25 व्यंजन ये हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन या यण व्यंजन, ये हमारे होते हैं 4, या, रा, ला, वा, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन अक्सर, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। और जैसे अब तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, या इसी को सल व्यंजन भी कहते हैं। तो ये भी हमारे 4 होते हैं। ऊष्म का मतलब है जिसमें गर्माहट हमें पैदा हो, उनको बोलने में हमारे मुख में गर्माहट पैदा हो, जैसे सा, सा, हा, ये हमारे 4 हो गए ऊष्म व्यंजन दोस्तों। अब हम आते हैं उच्चारण स्थान, ज्ञात करते हैं उच्चारण स्थान किसका कहाँ से है, कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले का वर्ग में। का वर्ग के हमारे का, खा, गा, गा, अंगा, और उसी के साथ हमारा हा आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा और विसर्ग। ये हमारे 9 वर्ण हैं जो हमारे कंठस्थ से बोले जाते हैं। इनको हम याद करने के लिए कहा कह सकते हैं। मतलब का मतलब पूरे का वर्ग हो गया, हा का मतलब हा, और बड़ा की मात्रा लगी तो छोटा हा भी बड़ा इसमें शामिल हो जाएगा और विसर्ग भी शामिल हो जाएगी। इस तरह से 9 वर्ण कंठस्थ के अंदर 9 वर्ण आ जाएंगे। कंठस्थ के अंदर 9 वर्ण आएंगे दोस्तों। इसी तरह हम चा वर्ग में, चा वर्ग हमारा पूरा हो जाएगा, या हो जाएगा, सा हो जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई, इसमें भी 9 वर्ण हो गए। तो इसको हम चयसी से याद रखेंगे दोस्तों। चयसी, चा से मतलब चावर्ण, चा वर्ग पूरा, और या से मतलब या, सा से मतलब सा, और बड़ी ई की मात्रा लगी मतलब इसमें दोनों मात्राएं शामिल हैं, छोटी ई और बड़ी ई भी। तो चयसी से याद रखेंगे तालव्य व्यंजन। तालव्य स्थान याद रखेंगे, तालव्य कंठस्थ हो गए वर्ण और तालव्य वर्ण हो गए। और हमारा फिर टा वर्ग आता है। टा वर्ग में टा वर्ग पूरा हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और उसके बाद सा, खटकोड़ वाला सा हो जाएगा, और ये रा हो जाएगा और री हो जाएगा। ये हमारे 8 वर्ण आएंगे इसके मूर्धन्य के अंदर। किसके अंदर? उच्चारण स्थान जो हमारा मूर्धन्य है, मूर्धन्य के अंदर ये आ जाएंगे 8। इनको याद रखेंगे टसर से। टा से मतलब टा वर्ग, सा से मतलब फटकोड़ वाला सा, और रा से रा, और रा में ही री शामिल कर लेंगे दोस्तों। इसी तरह ता वर्ग में ता वर्ग हो जाएगा पूरा, और ला हो जाएगा और सा हो जाएगा। तलस, इसमें 7 वर्ण आएंगे और ये दंत कहलाएंगे। दंत मतलब दंत की सहायता से बोले जाते हैं, दंत हो जाएंगे, दंती व्यंजन हो जाएंगे, दंती वर्ण हो जाएंगे। और पा वर्ग में आते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ये हमारा पा वर्ग पूरा हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसमें शामिल हो जाएंगे, ये भी 7 होंगे। इसको पऊ से याद रखेंगे। पा से पूरा पा वर्ग, बड़ा ऊ से दोनों ऊ इसमें शामिल हो जाएंगे, और ये ओष्ठव के अंदर आएंगे, ओष्ठव। तो इस तरह से हमने कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठव, ये उच्चारण स्थान से हमने कौन कौन से वर्ण आते हैं उनको पढ़ा दोस्तों। अब आते हैं आगे कि जैसे हमारा वाह है, वाह, और हमने एक चीज़ मिस कर दिया दोस्तों ऊपर कि वर्ग हमारा क्या होता है। वर्ग, तो वर्ग हमारा 5 वर्णों का समूह कहलाता है। जैसे का वर्ग हमने देखा तो का में 5 वर्ग आते, का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 हो गए। अब आते हैं हम वाह को क्या कहते हैं। वाह हमारा, वाह का उच्चारण स्थान क्या है।
तो वा का हमारा उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। क्या है दोस्तों? दंत और ओष्ठ की सहायता से वा को बोला जाता है। अब हम ए और ए की बात करें, ए और ए की बात करें तो ए और ए हमारा किससे मिलकर बना था? ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है हमारा ए और ए। तो हमने इसको देखा था संयुक्त स्वर में कैसे बना था, आ और ई मिला के। और आ हमारा कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ई हमारा बोला जाता है तालु से। तो हमारा ए और ए मिलाकर हमारा कांठ है कंठ तालु से बोल गया। कहाँ से? कंठ तालु से हो गया दोस्तों। आ और ई, कंठ से आ, ई से तालु से ई। तो ऐसे हमारा ए और ए हमारा कंठ तालु से हो गया। इसी तरह ओ और ओ, ये भी हमने संयुक्त स्वर में पढ़ा था कि आ और ऊ मिला के ओ बनता है। तो इसको भी हमने संयुक्त स्वर में पढ़ा। उसी तरह आ हमारा कंठ से बोला जाता है, ऊ हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ हो जाएगा ओ और ओ, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा। अब आते हैं वर्चस्व व्यंजन दोस्तों। तो वर्चस्व व्यंजन को याद रखेंगे, उसके अंतर्गत रा, ला और सा आते हैं, रा, ला और सा आते हैं। और आते हैं अब आगत व्यंजन की तरफ। दोस्तों ये आगत व्यंजन है क्या? तो आगत व्यंजन है या विदेशी भाषा का शब्द है। कौन कौन से शब्द हैं? विदेशी भाषा के, अरबी या फारसी भाषा के शब्द हैं। इसमें का, खा, गा, जा, फा, इसमें एक बिंदु नीचे लगा रहता है, का के नीचे, खा के नीचे, जा के नीचे, फा के नीचे। तो इनको आगत व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो ये गुरु कामता प्रसाद जी ने इनको विकास किया और इनको हमारे विकास करके का, खा, गा, जा, फा इनको नॉर्मल रूप में प्रदर्शित किया था। किन्होंने? गुरु कामता प्रसाद जी ने विकास करके। अब आते हैं हम आगत स्वर की ओर। अगर आगत स्वर को देखें तो आगत स्वर हमारा एक होता है, वो होता है अ। क्या होता है? अ। आ के ऊपर चांद लग जाएगा, अ बड़ा आ के ऊपर, ये हमारा हो गया आगत स्वर। अब हम अगर बात करें अनुनासिक की, तो अनुनासिक है क्या? तो अनुनासिक हमारा है प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को अनुनासिक। हमने वर्ग को बताया कि 5 वर्णों का समूह, और वर्ण जो है हमारा 5वां वर्ण जो होगा, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर मतलब 5वां वर्ण। जैसे का, खा, गा, गांगा में अंगा हो गया। क्या हो गया? अंगा। जैसे इया हो गया, ड़ा हो गया, ना हो गया, माँ हो गया। इनका उच्चारण स्थान देख लें तो अनुनासिक में हम नाक का प्रयोग जरूर करेंगे, नाक के साथ और भी उच्चारण स्थान का प्रयोग करेंगे। जैसे अंगा के लिए नाक और कंठ का, इसके लिए नाक तालु, नाक मूर्धन्य और नाक दंत और नाक ओष्ठ, ये हमारा माँ के लिए हो जाएगा। इस तरह से अनुनासिक को हमने पढ़ा। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन की ओर दोस्तों। संयुक्त व्यंजन से अक्सर क्वेश्चन आया करता है दोस्तों। तो संयुक्त व्यंजन क्या है हमारा? संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं कुल। कौन कौन से? छा से छत्री, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस किस से मिलकर बने होते हैं, या इसके पहले कौन सा अक्षर आता है या बाद में कौन सा अक्षर आता है या वर्ण आता है। तो हम देखेंगे कि छा कैसे बना हुआ है। तो हमारा का और शा मतलब खटकोड़ वाला सा से मिलकर छा बना हुआ है। तो इसको हम अलग अलग करेंगे। तो का और सा और प्लस आ अलग कर लेंगे, क्योंकि ये हमने इनसे मात्राएं अलग कर ली। जैसे इसी तरह इनमें भी ऐसे कर लेंगे। और ता और रा मिलाकर त्रा बना है, जा और इया मिलकर ज्ञा बना है, सा और रा मिलकर स्रा बना है। इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन बटे हुए हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन का और सा मिलाकर छा बना, ता और रा मिलकर त्रा, ज्ञा मिला हमारा जा और इया मिलाकर, स्रा मिला हमारा सा और रा मिलाकर। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हमारा इनसे क्वेश्चन आता है कि पूछता है छा वर्ण किस वर्ण के पहले आता है। छा वर्ण किस वर्ण के पहले आता है? तो हमारा आएगा खा के, क्योंकि छा हमारा का और शा मिलाकर बना हुआ है। का और शा को मिलाकर मतलब खटकोड़ वाली शा को मिलाकर बना हुआ है। तो का के बाद आएगा और खा के पहले आएगा। का और खा के पहले बीच में आएगा छा। तो छा हमारा किस वर्ण के पहले आता है? खा के पहले। किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद, क्योंकि का से और रा सा से मिलाकर हमारा छा बना हुआ है। अब त्रा वर्ण किस वर्ण के पहले आता है? त्रा के लिए हमने देखा था कौन कौन से आते हैं, ता और रा मिलकर बनता है त्रा। तो ता हमारा पहला वर्ण हो गया। ता के बाद आएगा त्रा। तो हमारा ता के बाद आएगा ता, मतलब त्रा के पहले हमारा बाद में आएगा ता, था आएगा और पहले आएगा ता, मतलब ता और था के बीच में त्रा बना हुआ है दोस्तों। क्या? ता और था के बीच में त्रा बना हुआ है। इसी तरह ज्ञा की बात करें तो ज्ञा झा के पहले आता है, झा के पहले आता है और जा के बाद आता है। जा के बाद झा आता है और झा के बीच में ज्ञा आएगा। दोस्तों जिस वर्ण से मिलाकर बना है उसके पहले आएगा, और उसके बाद वाला जस्ट जो वर्ण होगा हमारा वर्णमाला में तो उसी के पहले आएगा दोस्तों। वो दोनों के बीच में होगा दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे।
तो ये जरूर आता है क्वेश्चन कभी ना कभी, यूपी टेट या सी टेट या किसी भी टेट में पूछ सकता है दोस्तों, तो याद रखेंगे। अब आते हैं हम उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन ये हमारे होते हैं ढा और डा। जो हमारे हमने अक्सर पढ़ा हुआ होगा ढा और डा, अगर इनके नीचे नुक्ता हुआ लगा होता है, नुक्ता, नुक्ता मतलब बिंदु लगी होती है दोस्तों, तो बिंदु का मतलब होता है नुक्ता। तो इनको हम देखेंगे कि अगर बिंदु बीच में लगी हुई है, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, इनके नीचे अगर बिंदु लगी हुई है तो वो हमेशा जो वर्ण होगा वो बीच में आएगा, शब्द के बीच में आएगा। जैसे लड़ा है ड़ा, तो लड़का में देखो लड़ा जो है वो बीच में आया, और इसी जगह अगर ढक्कन होता तो ढक्कन हमारा बीच में ना आता, मतलब ये ढक्कन में वो वाला ढा ना लगता, नुक्ता ना लगता। जैसे डलिया है, डलिया में डा पहले आ गया तो इसका मतलब वो बिना नुक्ता का डा है वो। तो इसी ऐसे याद रखेंगे कि नुक्ता अगर होगा तो वो हमारा इन्हीं दोनों वर्णों में कहीं भी अगर नुक्ता है तो नुक्ता वाला वर्ण हमारा शब्द के बीच में आएगा, अगर नुक्ता नहीं लगा तो शुरुआत में आएगा। जैसे डा से डलिया हो गया, ढा से ढक्कन हो जाएगा, इसमें नुक्ता नहीं लगेगा। अब इसी तरह आते हैं अयोगवाह में। अयोगवाह क्या है? अयोग यहाँ हमारे दो होते हैं, अंग और आहा। अंग को हम कहते हैं, अंगा को कहते हैं, अंग को मतलब अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं। आप ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आ सकता है क्वेश्चन, ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं अयोगवाह, अंग और आहा होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुल वर्ण कितने होते हैं। तो कुल वर्ण हमारे 52 होते हैं दोस्तों। सभी वर्णों को मिला लिया जाए तो कुल वर्ण हमारे 52 होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है जैसे हमारे 11 स्वर हो गए, व्यंजन 33 हो गए, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, उच्छिष्ट व्यंजन 2 हो गए, ढक्कन और लड़का वाला वो उच्छिष्ट व्यंजन, और 2 हमारे अयोगवाह हो गए, 2 हमारे अंग और आ अयोगवाह हो गए, तो पूरे 52 हो गए दोस्तों। अगर इसी में कुछ क्वेश्चन पूछा करता है तो उस तरह घुमा फिरा के, तो इसमें पूछेगा स्वर व व्यंजन मिलाकर कुल वर्ण, कुल वर्ण कहीं भी पूछ ले दोस्तों तो आएगा 52। अगर स्वर व व्यंजन मिलाकर वर्ण पूछे तो हमारे नॉर्मल स्वर 11, व्यंजन 33, तो 11 33 44 हो जाएगा। अगर पूछे सरकार के अनुसार व्यंजन की संख्या, तो सरकार के अनुसार व्यंजनों की संख्या 38 है दोस्तों। स्रा हमारा इससे कम कर लिया गया सरकार के अनुसार। और इसी तरह हिंदी शब्दकोश में वर्णों की संख्या अगर पूछता है तो हिंदी शब्दकोश में हमारे वर्णों की संख्या 49 है दोस्तों। कितनी? 49। अगर पूछे देवनागरी लिपि के अनुसार, तो देवनागरी लिपि भी वही कहती है जितने कुल वर्ण हैं। कुल वर्ण हमारे 52 हैं, तो वही देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण हमारे 52 हो जाएंगे दोस्तों। अब आता है स्वर और व्यंजन के प्रकार। तो स्वर और व्यंजन के प्रकार हमारे 6 होते हैं तो टोटल। अब गुरु कामता प्रसाद के अनुसार व्यंजन हमारे 35 होते हैं, और गुरु कामता प्रसाद के अनुसार अगर स्वर और व्यंजन दोनों को ज्ञात करें तो व्यंजन तो उन्होंने बताया 35, क्योंकि उन्होंने गुरु कामता प्रसाद जी ने 2 और व्यंजन निकाले थे, उनको जोड़ के 33 + 2 35 कर दिया था, और स्वर हमारे 11 ही थे, तो वही 46 टोटल मिलाकर गुरु कामता प्रसाद के अनुसार स्वर प्लस व्यंजन 46 हो गए। अब हम आते हैं दोस्तों कुछ वर्णों के नाम देख लेते हैं। जैसे आता है प्रकंपित या लुंठित या कंपजात। प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण या उसी को कंपजात कहते हैं, इसको आर कहते हैं। आर, रा मतलब रा, रा को हम यही कहते हैं, प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण रा को कहते हैं। तो अब रा की मात्राओं के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो रा की मात्राएं हमारी 3 तरह से लिखी जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली एक होती है रेफ, जो हमारी ऊपर उड़ाई जाती है, किसी भी वर्ण के ऊपर उड़ा हुआ होता है। तो उसमें ध्यान देंगे दोस्तों, जो वह वाला रेफ वाली रा होती है उसमें जो व्यंजन होता है पहले उसके व्यंजन वो हमारा पूर्ण होता है, और जो रा लगती है वो आधी लगती है, और फिर बाद वाला व्यंजन भी पूर्ण होता है। तो जैसे पूर्ण में है तो पू हमारा पूरा लगेगा, आधा रा बनेगा और रा बनेगा, तो ये हमारा पूर्ण हो जाएगी रेफ वाला रा। और हमने रडार या पाई सहित व्यंजन, राडार वाला रा की मात्रा की बात करें तो उसमें व्यंजन जो होता है हमारा, व्यंजन हमारा आधा होगा। व्यंजन जो पहले उसके व्यंजन होगा, जो वर्ण होगा वो हमारा वो आधा होगा, और रा हमारी पूरी होगी। उसमें रा हमारी जो होगी वो पूरी होगी। जैसे क्रम में है तो का हमारा आधा बनेगा, का हमारा आधा बनेगा, रा पूरा बनेगा और माँ पूरा बनेगा। तो ये हमारा क्रम हो जाएगा राडार या पाई सहित मात्रा की ओर। अगर पदेन यानी पाई रहित की बात करते हैं, पाई रहित मात्रा की बात करें तो उसमें भी हमारा यही कंडीशन होगी, जो पाई सहित में है व्यंजन हमारा आधा बनेगा, रा हमारा पूरा बनेगा दोस्तों, रा हमारा पूरा बनेगा। जैसे टा ठा डा ढा ये सब हैं, ये हमारे बनेंगे। और इसमें जैसे हम ड्रम लिखते हैं ड्रम, तो ड्रम में हमारा डा आधा बनेगा, रा पूरा बनेगा और माँ पूरा बनेगा।
तो ये हम ध्यान देंगे कि उसके पहले वाला जो वर्ण होगा या व्यंजन होगा वो हमारा आधा होगा, रा हमारी दोनों में पूर्ण होगी। सिर्फ रेप में आधी रा होती है, दोनों में और सभी में रा पूर्ण होती है। ये ध्यान देंगे दोस्तों। अब आते हैं हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे पॉइंट है, जैसे अर्धस्वर क्या होते हैं। तो अर्धस्वर हमारे होते हैं दो, या और वा। कौन कौन से? या और वा। और पार्श्विक वर्ण जो होते हैं, पार्श्विक वर्ण, वो हमारा ला होता है। मानक वर्ण की बात करें तो मानक वर्ण जो हमारा इस समय है, जो माना हुआ वर्ण है, वो झा होता है। और झा को जब पहले हम लिखा करते थे इस तरह से, तो हमारा वो अमानक वर्ण था। अमानक वर्ण हमारा अब झा बन गया है ऐसे मानक वर्ण के रूप में। तो हमारा ये हो गया मानक वर्ण, ये अमानक वर्ण। बोध वर्ण की बात करें तो वो हा है हमारा, या काकल्य वर्ण भी इसको कहते हैं। बोध वर्ण को काकल्य वर्ण भी कहते हैं, हा है हमारा। मिश्र वर्ण की बात करें तो हमारा स्रा है। स्पर्शी संघर्षी हमारा चा वर्ग जो होता है पूरा स्पर्शी संघर्षी होता है। चा वर्ग स्पर्शी संघर्षी होता है। कठोर वर्ण की बात करें तो टा वर्ग को हम कठोर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कठोर वर्ण। कोमल वर्ण की बात करें तो का वर्ग जो हमारा होता है, का खा गा गा अंगा, ये हमारा का वर्ग कोमल वर्ग होता है। कौन सा? कोमल वर्ग। तालव्य कोमल वर्ग की बात करें तो हमारा चा वर्ग होगा। कौन सा? चा वर्ग। स्पर्शी संघर्षी या तालव्य कोमल वर्ग चा वर्ग होगा। कठोर वर्ग हमारा टा होगा, जो मूर्धन्य वाला होता है वो टा वर्ग, वो हमारा कठोर वर्ण होगा। ध्यान देंगे दोस्तों इनको। अब अगर बात करते हैं द्वित्य वर्ण की। द्वित्य वर्ण क्या होता है? दो समान व्यंजनों के बीच जब कोई स्वर उपस्थित ना हो, जब कोई स्वर उपस्थित ना हो। जब यहाँ देखते हैं जैसे दिल्ली में ला और ला के बीच कोई स्वर नहीं है, पक्का में का और का के बीच कोई स्वर नहीं है, तो ये हमारे हो गए द्वित्य वर्ण दोस्तों। क्या हो गए? द्वित्य व्यंजन। और उसके बाद आते हैं व्यंजन गुच्छा। ऐसे असमान व्यंजन जिनके बीच कोई स्वर उपस्थित ना हो। असमान व्यंजन है दोस्तों, वो समान थे व्यंजन, इसमें असमान व्यंजन जिनके बीच कोई स्वर उपस्थित ना हो। जैसे गंगा के बीच कोई स्वर नहीं है, गंगा, गा और गा के बीच कोई अंगा अंगा कोई स्वर नहीं है मतलब। तो ये हमारे हो गए व्यंजन गुच्छा। समान व्यंजनों के बीच तो द्वित्य वर्ण, और व्यंजन गुच्छा असमान व्यंजनों के बीच। अब आते हैं हम घोषत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार, मतलब कितने तरह के होते हैं और कितने वर्ण आते हैं। घोषत्व के आधार पर हमारे 44 वर्ण होते हैं। उनको दो भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने? दो भागों में बांटा गया। अघोष या अदोष कह लें, और दूसरे को सघोष या घोष या घोष कहते हैं। तो अघोष के अंदर हमारे 13 वर्ण आते हैं दोस्तों। कितने? 13 वर्ण। और अघोष को हमें बोलने में कम घर्षण की आवश्यकता होती है, कम घर्षण की आवश्यकता अघोष को बोलने में। सघोष मतलब घोष सहित या घोष के साथ, तो मतलब अधिक घर्षण लगेगा, इसलिए इनको अघोष या अधिक घर्षण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत 31 वर्ण आते हैं दोस्तों। कितने? 31 वर्ण आते हैं। और हमारे 13 वर्ण जो हमारे आते हैं, 13 वर्ण अघोष के अंदर, वो हमारे होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और संघर्षी व्यंजन। जो संघर्षी होते हैं वो हमारे आएंगे, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा। तो इस तरह से हमारे 13 हो जाएंगे। और आते हैं 31 सघोष में आते हैं जो, वो तीसरा चौथा पाँचवां वर्ण, मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवां वर्ण, और सभी स्वर इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। सभी स्वर इसी के अंतर्गत आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन मतलब यारा लावा चार और प्लस हा भी इसी के अंतर्गत आएगा। संघर्षी मतलब ये ऊष्म व्यंजन में सिर्फ हा हमारा अघोष में सघोष में आ जाएगा, और बाकी के साथ साथ सा अघोष में रहेंगे। याद रखेंगे दोस्तों इनको। अब आते हैं हम प्राणत्व के आधार पर वर्णों को कैसे बांटा गया है। तो प्राणत्व के आधार पर भी हमारे 44 वर्णों को दो प्रकार में बांटा गया। कौन कौन से? अल्प प्राण या महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा गया। तो अल्प प्राण में हमें सांस की कम आवश्यकता होती है, मतलब कम सांस में हम अल्प प्राण को बोल लेते हैं। महाप्राण जो वर्ण होते हैं वो हमारे अधिक सांस की आवश्यकता होती है उसमें। तो हमारे अल्प प्राण 30 होते हैं, महाप्राण में 14 वर्ण होते हैं। कितने? 14। तो अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पाँचवां वर्ण। जैसे का खा गा गंगा में है तो पहला क्या होगा? का, फिर खा जब बोल लेंगे तो उसको हमें अधिक सांस की आवश्यकता होती है, इसलिए वो महाप्राण में रखा गया है। तो का, गा और अंगा जो हमारे पाँच ये 3 वर्ण हो गए, पहला तीसरा पाँचवां, ये हमारे 15 वर्ण इसमें हो गए ये। और सभी स्वर इसी के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण में सभी स्वर हमारे 11 स्वर आते हैं, और 4 अंतस्थ व्यंजन आते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन मतलब यारा लावा आते हैं। और महाप्राण में हमारे दूसरा और चौथा वर्ण, जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, तो 10 ये हमारे हो गए, और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए, सा 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 हा। इस तरह से हमारे प्राणत्व के आधार पर भी वर्णों का बंटवारा हो गया दोस्तों। इस तरह से हमारा हिंदी का वर्णमाला चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। और जो कुछ ना समझ में आए, कुछ भी गलत, कुछ भी
समझ में ना आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, उसका हम ज़रूर सोल्यूशन निकालेंगे। तो तब तक हमारे इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले चैप्टर में नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।